तू क्या देख रहा है भाई? दीवार पिक्चर चल रही है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। SMS गाइड to 56161. हैप्पी पेंटिंग। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, आसमां छूने को तरसते, आंखों से कई सपने बरसते। नया मैक्सिमो मिनी वैन। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, मंजिलों की तरफ चले, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। महिंद्रा मैक्सिमो मिनी वैन। साबाई। हाँ मैम साहब। संजू, संजू, संजू। मुसीबतें बता के नहीं आती, संजू। इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। CNBC आवाज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा हो रही है कि अन्ना के अनशन ने जो एक पूरी तस्वीर खड़ी की है, ये लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, पब्लिक एक्टिविज्म के बारे में और पॉलिटिकल क्लास के बारे में क्या कहती है। संजय निरुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा। अन्ना टीम ने जब कहा कि हड़ताल हम अनशन खत्म कर देंगे, उसके बाद घेराव करो, प्रधानमंत्री का भी घेराव करो, सांसदों का भी घेराव करो, धरना दे दो, जेल भर दो, ये सब बातें मुझे भी ठीक नहीं लगी। आपकी क्या राय है कि ये नौबत, ये इस तरह का प्रोवोकेशन, और जिसको हम लिमिटेड अर्बन मिडिल क्लास फेनोमेना समझ रहे थे, अब वो कम से कम एक्सटेंडेड मिडिल क्लास फेनोमेना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये गलती की कि ऐसा उग्र, नॉट इन ऑर्डर और नॉट सो डेमोक्रेटिक, एक अलोकतांत्रिक तौर तरीके का आंदोलन आप लोगों को फेस करना पड़े। गलती आपकी भी है। संजय भाई, सबसे पहले अन्ना हजारे जी ने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देश की जनता को अपील किया और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोग जिस प्रकार से उस अपील का आदर करते हुए निकले, उस आंदोलन का मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश में चलता है एटीट्यूड, चल रहा था एक अरसे से। लोग कहते थे कि यार बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन लोग कभी घर से बाहर निकलते नहीं थे। आज कम से कम अन्ना के अपील के बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब रह गई बात कि क्या हमारी गलती है। आप अप्रैल महीने में पहली बार अनशन पर बैठते हैं और अप्रैल महीने में जब आप अनशन पर बैठते हैं तब सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखते हैं जो कि बहुत ट्रेडिशन या कन्वेंशन के हिसाब से नहीं है, नियम कानून से थोड़ा बाहर जाकर के एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है और अन्ना जी के 5 साथियों के साथ सरकार के 5 बजे बैठ करके एक ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। अब उन्होंने 40 प्रोविजन दिए थे अपने जन लोकपाल बिल के। 40 में से लगभग 34 प्रोविजन सरकार ने स्वीकार किया, 6 के ऊपर मतभेद रहे। कभी भी आप नेगोशिएशन के टेबल पे बैठते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी जितनी शर्तें होती हैं उन शर्तों को स्वीकार किया जाए। कुछ शर्तें अस्वीकार होती, कुछ शर्तें स्वीकार होती हैं। कम से कम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। फिर उन्होंने धमकी दी कि फिर मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, फिर ये करूंगा। हमने बार बार कहा कि साहब, कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। आप कहेंगे कि 15 दिन के अंदर कानून बना के रख दो, ये संभव नहीं है। खुद मैं नहीं और कांग्रेस पार्टी या यूपीए नहीं, खुद सुषमा स्वराज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद निकल के बोली कि जो भी बिल पेश किया जाएगा मॉनसून सेशन में उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा और कम से कम विंटर सेशन तक कानून बन जाएगा। अब ऐसे में इस अनशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी हर व्यक्ति को अनशन पर बैठने का हक है क्योंकि वो उसका जनतांत्रिक अधिकार है। अब उसके बाद जिस प्रकार से एमपी के घर का घेराव करो, प्रधानमंत्री के घर का घेराव, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है। जनता को भड़काने का ये कार्यक्रम लोकतंत्र के नाम पे, आंदोलन के नाम पे नहीं होना चाहिए। जनता की भावनाओं से हम वाकिफ हैं, उसका हम आदर कर रहे हैं। हाँ, गलतियां हुई हैं पीछे, आगे गलतियां नहीं होनी चाहिए। कम से कम जनता की आवाज सुनने के बाद अब मुझे लगता है देश के एक एक राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। लोकपाल सशक्त होगा, प्रभावी होगा, ऐसी प्रतिबद्धता संसद से लेकर संसद के बाहर तमाम लोग दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक ऐसा वक्त आ गया है कि ये कहीं हुड़दंगी इसमें न घुस जाए, कहीं पे गलत लोग इसमें ना घुस जाएं। अन्ना को अपील करनी पड़ती है कि शराब पी के यहाँ मत आया करिए। ये बिल्कुल आपने रोज रामलीला मैदान के बाहर, रामलीला मैदान के बाहर रोज जो कार्यकर्ता, जो आंदोलनकारी, तथाकथित आंदोलनकारी हैं, वो शराब पी करके वहां पर बदमाशी करते रहते हैं। जयंत, ये सवाल लेके मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। संजय जी, थोड़ा जयंत जी की इसी पर आपने जो पूछा उस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अन्ना को किसी ने गांधीवादी कहा, किसी ने दूसरा गांधी कहा, और एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है जो बड़ा फैक्चुअल लिखते हैं, उन्होंने इनको सेल्फ स्टाइल्ड गांधीयन बताया। ये कहीं ना कहीं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के तरीके से उतना लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं था
और अब ये एक मास मूवमेंट जिसमें उसकी एक पवित्रता दिख रही थी, उसके बजाय अभी एक एजिटेशन, और एजिटेशन के बाद एक पॉलिटिकल खेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले 10 दिनों का गुबार बहुत था। गुबार में अन्ना की हर बातें अच्छी लग रही थी। पॉलिटिकल पार्टियों को डर है, अगर नाराज भी हैं अन्ना से तो आज उनकी तारीफ करने में बैठे हुए हैं। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में कई गलत प्रवृत्तियां हैं और हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर चीज़ में कुछ ठीक बातें होती हैं, कुछ गलत बातें होती हैं। ये तो हमें पूरा सम्मान देना पड़ेगा कि अन्ना जी को, कि जो देश में जो बहुत एक गहरा घाव आया हुआ है, भ्रष्टाचार का जो जाल हमारे देश पे जो अभी इस समय पूरी तरीके से हमें पकड़ा हुआ है, उसको उन्होंने बहुत एक अच्छी तरीके से उन्होंने प्रकट किया है और लोगों के सामने लाया है, और इससे लोग मोबिलाइज हुए हैं। एक आंदोलन खड़ा हुआ है, और वो आंदोलन कोई ऐसा वैसा आंदोलन, एक गांव का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। तो हमें उन्हें पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए कि इस प्रकार से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, और लोगों के बीच बिल्कुल इस बात को बहुत एकदम ला कर हमें पूरे तरीके से ध्यान देना ज़रूरी है। परंतु अब आगे कैसे बढ़े, अब यहाँ फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, जैसे निरुपम जी ने भी कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, और तभी हम लोग आगे जाकर कुछ ना कुछ समाधान यहाँ कर सकते हैं। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है सब लोगों से, चाहे वो पार्टी हो या टीम अन्ना हो। जी, लोकपाल एक कंपोनेंट है विनय। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के जो दूसरे बड़े कंपोनेंट हैं, जो चूंकि पॉपुलर अपील के नहीं है, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसे चोरियां हो सकती हैं, टैक्सेशन कानून से कैसे चोरियां हो सकती हैं, कैसे बहुत बड़ी डील में बिना कोई सबूत छोड़े बड़ा किकबैक खाया जा सकता है, स्विट्जरलैंड से पैसा वापस लाना है या दूसरे टैक्स हेवन से लाना है। पॉलिटिकल क्लास पे, खास करके आज की सरकार पे इतना दबाव बन गया है क्या कि अब वो लोग इसको सीरियसली एड्रेस करेंगे? उनको मालूम है कि अब इस इशू को कारपेट के अंदर नहीं डाला जा सकता। संजय जी, मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ और मैं वहाँ पे था रामलीला मैदान, और मैं आपके सामने तो बच्चा हूँ, पर मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी भी इतने तिरंगे कभी देखे नहीं। ये नेशनल मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट है। और हम बिल के बारे में बात कर सकते हैं तो, और मैं अन्ना जी के मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। बिल देखो तो, और मैं भी ये भी सोचता हूँ कि वो करप्शन की बात करते हैं, वो थोड़ा मिडिल क्लास करप्शन की बात करते हैं। पर अगर आप मूवमेंट को देखो, अगर आप वहाँ पे जाके खड़ा रह के उनको देखो कि ये आदमी हमारे लिए फास्टिंग कर रहा है, तो वो मॉरल कोर है। तो आज से 5 साल, आज से 10 साल लोग ये लोकपाल बिल के बारे में भूल जाएंगे, करप्शन के बारे में भूल जाएंगे, बट ये जो मोबिलाइजेशन हुआ है 21st सेंचुरी का इंडियन मोबिलाइजेशन, वो मेरे ख्याल से चलता रहेगा और दूसरे मुद्दे पे वो आ जाएगा। अनिल सिंघवी साहब, 2 चीज़ है। एक आपने कहा कि वो गांधी हैं या सेल्फ स्टाइल गांधी है, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था कि गांधी जी ये गणतंत्र होने के पहले ही शहीद हो गए, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर ये मुद्दा नहीं उठता था कि गांधी जी ने गणतंत्र देखा कि नहीं देखा, और हम उससे ये भी सवाल करते कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके आप ये काम करिए। जबकि आपको याद होगा 47 के बाद में भी गांधी जी अनशन पे गए थे इसी सरकार के और नेहरू जी के सरकार के अगेंस्ट में। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया, और आप इलेक्टेड मेंबर ही होने चाहिए। गांधी जी इलेक्टेड नहीं थे, गांधी जी इलेक्टेड नहीं थे, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन न तो सोचा न कभी चुनाव जीता। पर उसमें मुद्दा क्या है कि आज के दिन पे अगर भ्रष्टाचार बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैंसर बन गया है, तो उससे हम कतरा क्यों रहे हैं? जन लोकपाल बिल हो या ना हो, हम इससे कतरा क्यों? मैं बात कर रहा था, हम क्यों बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि गांधी जी पॉलिटिशियन थे। जब उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था तो उनके पास पॉलिटिकल पार्टी था, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था कांग्रेस, और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो भी प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें से कांग्रेस कैंडिडेट्स ने विन किया था। तो जब महात्मा गांधी ने कहा 1942 में कि अंग्रेज भारत छोड़ो, तो वो पॉलिटिशियन थे। हम जानते थे कि समस्त भारत उनके पीछे था, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे और उनके पार्टी जीत रही थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, ये बहुत बड़ा फर्क है अन्ना हजारे जिन्होंने एक भी इलेक्शन नहीं जीता। जनतंत्र में सब कुछ राजनीति है। चाहे आप राजनीति रामलीला मैदान में अनुशासन के द्वारा करिए, चाहे आप जाके संसद में करिए, अंत में तो सब राजनीति है ही। और किसी ने कह दिया कि ये सेल्फ स्टाइल गांधी ने, उससे क्या होता है? ये कोई विशेष बात नहीं है कि लेकिन मुद्दे की बात पे आने की बहुत जरूरी है संजय, क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि देखिए जड़ हर चीज में, हर भी किसी भी समस्या के सामने आप यदि जड़ को सही तरीके से आप मालूम कर लेंगे, वहां से जहां से सब कुछ शुरू होता है, तो आपके सारे समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे चुनाव में जो फंडिंग होती है उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार को, हर राजनीतिक दल को फंडिंग यदि वो करे तो उससे शायद बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पे
आम आदमी सोचता भी नहीं है, लेकिन इसको हम लोग को इसके बारे में बहस करनी चाहिए। हमारी शिकायत क्योंकि है हमारा जो सारा जो भ्रष्टाचार का जो हमारी शिकायत माहौल है कि इलेक्टोरल फंडिंग पर लगातार 20 साल से हमने बातें की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया नहीं है। डोनेशन अलाउ किया फिर बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। इलेक्टोरल फिर तो वही बात है जिसको कहते हैं रेड हेरिंग। आप ये इलेक्टोरल फंडिंग पे रेड हेरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब मालूम है कि एक चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। फिर तो चर्चा ही चर्चा होती है, परंतु जो खर्चा जो भ्रष्टाचार में जो पैसा लूटा जा रहा है वो चुनाव से बहुत ज्यादा 10 बारी 20 बारी 100 लाखों बार ज्यादा। लोग कहते रहते हैं कि इस देश में 42 साल से भ्रष्टाचार है, लेकिन ये सरकार जो है ना, इस 42 साल में 30-35 गवर्नमेंट्स आके चले गए हैं। इस सरकार को आप नहीं कह सकते कि आप 40 साल के भ्रष्टाचार के लिए आपके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार को आपको मौका देना पड़ेगा। ये आरटीआई हुआ, नहीं, या लैंड एक्विजिशन हुआ, 7 साल तो कोई प्राइम मिनिस्टर या लोकपाल बिल हुआ, राइट टू फूड सिक्योरिटी हुआ, जो भी कुछ करने की कोशिश करें, एजुकेशन हुआ, बढ़ेगा सारे जो सबसे बड़ी परिवर्तन हुई है, ये सिर्फ यही सरकार ने की है। अभी भी 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उनकी बात कीजिए ना। कोई फायदा नहीं। संजय जी एक मिनट, दिलीप पिरामल साहब, ये बताइए कि अगर एक एजेंडा बनाना हो, अब ये लोग बात तो कर रहे हैं कि माइनिंग भी इशू है, स्पेक्ट्रम भी इशू था जो इन्होंने दिया, उसके बाद ये लैंड का भी इशू है। आजकल नेता का सबसे बड़ा पैसा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर तो ट्रांसपेरेंट हो गया है, बिल्कुल लैंड में जाता है, वो उनका बैंकिंग चैनल है। संजय जी भी क्लेम कर रहे हैं, दूसरे संजय जी भी क्लेम कर रहे हैं कि राहुल जी ने आज बड़ी बात कह दी, इलेक्टोरल रिफॉर्म करके दिखाएंगे। लेट्स ड्रॉ एन एजेंडा। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार की जड़ पर अटैक करने के लिए 2 बड़े काम क्या करने चाहिए दिलीप? एक तो अभी ये लोकपाल बिल को 3 महीने में पारित करना चाहिए, लेकिन जो बड़ा वाला भ्रष्टाचार है उसके लिए बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं। बेसिकली सब ट्रांसपेरेंसी कीजिए, जैसे लैंड मैटर में आपको राहुल गांधी जो कहे आज बिल्कुल सही कहे थे, वही मान रहे हैं। अभी देखिए वो 3G में शायद उन्होंने ऑक्शन किया, सारी बातें आगे कितना पैसा आया, सारा ये 2G का स्कैम कब आया? जब 3G का ऑक्शन हुआ तो सब बातें होंगी। ओपन करिए, आपको किसी को भूमि चाहिए, किधर बॉम्बे में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, किधर ऑक्शन करिए ना, ट्रांसपेरेंसी करिए। आप प्राइवेट डील्स क्यों करते हैं? मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के 2 सुझाव देता हूं। एक तो सब जो लैंड के टाइटल हैं उनको डिजिटाइज कर दीजिए, किस किस के नाम पे जो है हमें पता चलना चाहिए। नंबर 1, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या सरकार हो, हमें पता चाहिए कि देश की जो जमीन है वो किसके पास है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे आयरन हो, जो भी हमारे खनिज हैं, उसका भी एकदम पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। वो भी हमारे कंपनीज के पास है, हमारी सरकार के पास है। कितना है हिंदुस्तान में आज आयरन और कितना है और किसके पास है, कौन जाने। जयंत के इस बात से मैं सहमत हूं। आप देखिएगा कि भारत में आपने जब सही तरीके से आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे हो रही है, मान लीजिए कि इनकम टैक्स अब आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जाके आप फाइल कर सकते हैं, रेलवे के रिजर्वेशंस हुए, इन सब से जो छोटे मोटे जो हमारे जो भ्रष्टाचार हुआ करते थे कि छोटी मोटी चीज़ भी आप नहीं कर सकते हैं, अब वो सब हट रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए भारत एक अजीबो गरीब देश है। हमारे समस्याएं काफी सतह वाली चीजों पर काम हुआ है। सवाल है एजेंडा भी मालूम है, देखिए करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी सरकार 10 लाख करोड़ का आपकी राय में जानना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म आ गया, भ्रष्टाचार हमारे समाज की समस्या है, हमारे नेता उससे अलग नहीं है, हम में से चुन करके जाते हैं। सारी बात सही है, नेताओं को हम पूरा बेनिफिट देते हैं। उसका पॉइंट यह है कि जिस स्पीड से जो काम करने हैं वो तेजी अब इस आंदोलन के बाद भी कांग्रेस की इस सरकार को समझ में आएगी क्या कि किस तेजी से काम करना है। पिछले 3 दिनों में कितनी बैठकें की हैं, कितने फैसले किए हैं मंत्रियों ने बैठ करके। बाकी वक्त हम सिर्फ सुनते हैं EGOM कैंसिल हो गई, हर दिन कैंसिल होती है, सारे बिग टिकट आइटम कैंसिल होते रहते हैं। आपका वरी स्पीड और फोकस है क्या? मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये चीज़ पता नहीं थी और ये चीज़ नहीं आई है। आई थिंक पिछले 7 सालों से सरकार है, बिल्कुल उनको पता था कि कितना करप्शन है, बिकॉज सारी चीज़ें मिलजुल के और बांट के हुई है, तो कोई नई चीज़ सामने नहीं आई है। इशू ये है कि ये कम कैसे होगा, बिल्कुल ख़त्म तो हो ही नहीं सकेगा। हिंदुस्तान में इतना जड़ों में घुसा हुआ है, कम कैसे होगा? ट्रांसपेरेंसी ला के। अगर इस देश ने इतनी IT सॉल्यूशंस दिए हैं पूरी दुनिया को फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर मेकिंग दिस हैपन, ये क्यों नहीं हो सकता? हर फैसले के अंदर आप देखिए, ऑक्शनिंग जो प्रोसेस लाया, जैसे दिलीप साहब ने कहा कि
कि 3G का, आप हर चीज़ को सारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक ऑक्शनिंग प्रोसेस बना दीजिए, लैंड को डिजिटाइज करने का काम करिए। पर ये सारी चीज़ें करने के लिए एक मन का एक विश्वास होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। मुझे नहीं लगता वो मन का विश्वास इस सरकार के पास है। एक मिनट माफ करिए आप, संजय निरुपम जी आपके पास आएंगे। उसके पहले मैंने यहाँ चर्चा इसीलिए की थी कि एक यहाँ की क्या आवाज़ है जो कि हमारे सिटीजन हैं, जो कि हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, वो क्या कहते हैं। मुझे डर ये है कि जो फोर्स बनी है मिडिल क्लास का, ये जो एक डर बना है कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें बिग टिकट रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो मनमोहन सिंह का पेट एजेंडा था, ये सारी चीजें स्लो बर्नर पर पड़ी हुई हैं। किस बात से भरोसा करें कि अब ये सब फास्ट ट्रैक होंगी इस फास्ट के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो जो दिलीप पिरामल जी बार बार एक बात कह रहे हैं, टाइमलाइन और टाइम फ्रेम की बात, मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसे ही ये विषय निकल के आया और अब पूरा लोकपाल बिल का प्रस्ताव जो प्रारूप था हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा था, तभी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से एक बयान आया था कि आप कृपया करके जल्दीबाजी मत करिए। मुझे आमतौर पर 4 महीने मिलते स्टैंडिंग कमेटी को, लेकिन मुझे 8 हफ्ते दीजिए, मैं स्टैंडिंग कमेटी से एक अंतिम प्रारूप बना करके संसद में भेजता हूं, उसके बाद संसद इसको पास करेगी। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो तकाजा है, जो आग्रह है हमारा, वो सिर्फ इतना है कि 20 दिन और 5 दिन और 1 हफ्ते में कानून नहीं बनता है, कृपया करके स्वीकार करें। एक दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। मुझे मैं आप कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं सरकार की या पार्टी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन पहली बार इस देश में आरटीआई जैसा एक कानून आया जो कि एक जबरदस्त क्रांतिकारी कानून है। आम आदमी को हक दिया गया जानने का। ये ट्रांसपेरेंसी का इससे बढ़िया कोई नमूना आपको नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए। इस फास्ट की वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर प्रेशर है। भ्रष्टाचार पिछले 7 वर्षों में हुआ ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार जब से सरकार है तब से हुआ। भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ ऐसा भी नहीं है, भ्रष्टाचार तमाम राज्यों की सरकारों में होता है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में भी हुआ है। अब इसको कृपया करके स्वीकार कर ले कि भ्रष्टाचार हमारे देश का एक फिनोमेना रहा है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए अब संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कह दूं आपको कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मुक्त खत्म कर दिया जाएगा ऐसा भी शायद संभव नहीं है, क्योंकि जब तक समाज रहेगा बुराइयां रहेगी, कमजोरियां रहेंगी, अपराध होते हैं। हाँ, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये जो बेशर्मी हो गई है भ्रष्टाचार के नाम पे, निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लाइसेंस बनाने से लेकर पासपोर्ट बनाने तक के मामले में जो लोगों से पैसे ले जाते हैं, आम आदमी को परेशान किया जाता है, कम से कम इससे लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। और आज जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो इस बात को स्वीकार कर चुका है, वो इस दबाव में आ चुका है कि आने वाले दिनों में तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के जो कार्यक्रम है वो होंगे। विसिल ब्लोअर एक्ट आ रहा है, ये जो बार बार सिटीजन चार्टर की बात कर रहे हैं उसके लिए अलग से कानून तैयार है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, उसके लिए एक बाकायदा विधेयक तैयार है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से काम करके कैसे प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए और भ्रष्टाचार को एकदम नियंत्रित किया जाए, ऐसी व्यवस्था। बिल्कुल, आपने एजेंडा सही बताया कि ये एक लिस्ट है जिस पर काम होना चाहिए। बात है कि इस बेचैनी को देखते हुए वक्त भी लगता है कितनी सिंसियरली, कितनी तेजी से करने का एफर्ट दिखे जिससे हम कन्विंस हों। आइए हम इस पे बहस के बजाय कुछ ठोस नतीजा निकालना चाहते थे आखिरी सत्र में। इस ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि एक हमारा चार्टर अगर इस बहस में से आज बन करके जाना हो तो वो क्या हो। छोटा सा ब्रेक। Mainstream green project that saves up to 30% on energy consumption. SpireEdge. Think